हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम लेबर लॉस के फ़्लो चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। इस फ़्लो चार्ट के जरिए आपके लेबर लॉस के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने भी श्रम कानून बने हैं, जितने भी आर्टिकल हैं, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या अर्थ है, क्या महत्व है, कितना विस्तार है, किस प्रकार से विस्तार हुआ है इसका, कौन कौन से नए कानून आए हुए हैं लेबर के लिए, उन सारे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, वो भी बहुत ही कम समय में। अब आप समझ सकते हैं कि इस फ़्लो चार्ट जो है आपका लेबर लॉस का, ये कितना ज़्यादा यूज़फुल साबित होगा आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेबर लॉस की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं इस कॉलम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। इसको समझिए। भारत में बंधुआ श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 में, भारत में बंधुआ श्रम पद्धति उत्पादन अधिनियम 1976 के अधीन बंधुआ श्रम प्रथा का उन्मूलन किया गया। भारत में असम श्रम उत्प्रवास अधिनियम, ये अधिनियम 1863 से 1901 ईस्वी है। इसके अधीन श्रमिकों के द्वारा उनके चाय बागानों को निर्धारित अवधि के पूर्व छोड़ना, निर्धारित जो अवधि है उससे पहले छोड़ना दंडनीय अपराध घोषित किया गया। विश्व का पहला कारखाना विधान इंग्लैंड में, विश्व का पहला कारखाना विधान इंग्लैंड में शिशु स्वास्थ्य एवं भौतिकता अधिनियम 1802 के रूप में बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने सामाजिक न्याय का उल्लेख संगठन द्वारा पारित श्रमिकों की स्वतंत्रता के अधिकार पत्र यानी लेटर टू राइट टू फ्रीडम में किया है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत धारा 52 में साप्ताहिक अवकाश दिन का प्रावधान है। कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत धारा 52 में साप्ताहिक अवकाश दिन का प्रावधान है। भारत में पहला जो विस्तृत कारखाना है, भारत में पहला विस्तृत कारखाना अधिनियम 1934 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1934 में बनाया गया। अब बढ़ते हैं आगे चार्ट की तरफ। अब इस चार्ट पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, हर एक चीज़ को आप समझिए, और यहाँ से आपकी पूरी तरीके से लेबर लॉस के जितने भी आपके मन में कन्फ्यूज़न है और जो चीज़ें नहीं अभी तक क्लियर हो पाई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है। लेबर लॉ यानी श्रम कानून, इसकी परिभाषा क्या है? श्रमिकों का वेतन, कार्य स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, रोजगार और गैर रोजगार से संबंधित विषयों पर कानून बनाना, ये है श्रम कानून की परिभाषा। जिन लोगों को अभी तक इसकी परिभाषा नहीं पता है वो जान लीजिए। श्रमिकों के वेतन, कार्य स्थिति, सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, रोजगार तथा गैर रोजगार से संबंधित विषयों पर कानून बनाना, ये लेबर लॉ है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है लेबर लॉ की? इसकी आवश्यकता है प्रबंधकों द्वारा श्रमिकों के शोषण को रोकने के लिए, श्रमिकों को संगठित करने के लिए, औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए, ILO के अभिसमय एवं सिफारिश का अनुसमर्थन करने के लिए, निरंतर उत्पादकता प्राप्त करने के लिए और श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए लेबर लॉ की आवश्यकता है। अब परिभाषा और आवश्यकता तो समझ ही गए। अब इसके सिद्धांत को समझिए। पहले का सिद्धांत और आधुनिक जो सिद्धांत है, दोनों ही सिद्धांत को समझिए। सिद्धांत है सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय अर्थनीति, सामाजिक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता। सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय अर्थनीति, सामाजिक कल्याण और अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता, ये तो सिद्धांत आप समझ गए। अब लेबर लॉ के आधुनिक सिद्धांत क्या है? ये है इसके आधुनिक सिद्धांत। संरक्षा का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, निवारण का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये है लेबर लॉ के आधुनिक सिद्धांत। संरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, निवारण का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत की बात हुई आधुनिक, और पहले जो इसका सिद्धांत था। कितने प्रकार के लेबर लॉज हैं? पहला है नियामक श्रम कानून यानी रेगुलेटिव लेबर लेजिस्लेशन। दूसरा है संरक्षात्मक श्रम कानून यानी प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन।
तीसरा है श्रम कल्याण निधि कानून यानी लेबर वेलफेयर फंड लेजिस्लेशन। चौथा है सामाजिक सुरक्षा कानून यानी सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। और पांचवा है मजदूरी संबंधी श्रम कानून यानी वेज रिलेटेड लेबर लेजिस्लेशन। तो 5 प्रकार के लेबर लॉज हैं। ठीक है, पांचों प्रकार आप लोग समझ गए। तो ये तो प्रकार की बात हुई। अब लेबर लॉ का भारतीय संविधान में श्रम संबंधित क्या क्या प्रावधान है, इसके लिए कई सारे आर्टिकल्स भी हैं, कई सारे इसके प्रावधान है, कई सारे उपबंध है श्रम कानून के हमारे संविधान में भी। अब उसके बारे में आप समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप जानिए कि भारतीय श्रम कानून का वर्गीकरण। भारतीय श्रम कानून का वर्गीकरण। औद्योगिक संबंध यानी संबंधित श्रम कानून, मजदूरी संबंधित श्रम कानून है, कार्य के घंटों सेवा शर्तों से संबंधित श्रम कानून है। कितने तरह के कानून है वो आप यहाँ पे समझ रहे हैं। महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण संबंधी श्रम कानून है। समाज के निर्धन और वंचित वर्गों के लिए श्रम कानून बनाए गए हैं होते हैं। सामाजिक सुरक्षा संबंधित श्रम कानून है। तो इतने प्रकार के श्रम कानून हैं। ठीक है, मजदूरी संबंधित श्रम कानून है, कार्यों के घंटे सेवा शर्तों से संबंधित श्रम कानून है, महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण संबंधी श्रम कानून है, समाज के निर्धन और वंचित वर्गों के लिए श्रम कानून है और सामाजिक सुरक्षा संबंधित श्रम कानून है। तो ये वर्गीकरण समझ गए कितने प्रकार के श्रम कानून है। अब भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान है श्रमिकों के लिए, किस किस संविधान में कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे श्रम कानून के बारे में कानून है और उस पर चर्चा है। प्रस्तावना में श्रम कानून है, मूल अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी श्रम कानून के बारे में है प्रावधान, विधायी शक्तियों का विभाजन संघ राज्य समवर्ती में, श्रम कानून का प्रशासन। तो ये भारतीय संविधान में जो श्रम कानून का प्रावधान है वो इतने सारे जो हैं संविधान में, इतनी सारी जो चीज़ें हैं उनमें श्रम कानून के बारे में प्रावधान दिया है। प्रस्तावना में भी श्रम कानून के बारे में प्रावधान है, मूल अधिकार में भी है आर्टिकल, डीपीएसपी में भी है, विधायी शक्तियों का विभाजन संघ राज्य समवर्ती में भी है और श्रम कानून का प्रशासन। तो ये अब आप भारतीय संविधान में जो जो प्रावधान है वो भी आप समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला जो टॉपिक होगा ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इसकी स्थापना कब हुई, पहले इसकी स्थापना को समझिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत श्रमिक समस्याओं के हल के लिए 19 अप्रैल 1919 को 19 अप्रैल 1919 को वर्साई की संधि के द्वारा स्थापित की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है जो कि प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत श्रमिक समस्याओं के हल के लिए 19 अप्रैल 1919 को वर्साई की संधि के द्वारा स्थापित की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम कानून का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, बेहतर कार्य दशाओं, कल्याण और स्वास्थ्य प्रदान करना, श्रमिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना। ये 3 उद्देश्य हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। क्या क्या उद्देश्य हैं? शोषण के विरुद्ध सुरक्षा, बेहतर कार्य दशाओं, कल्याण और स्वास्थ्य प्रदान करना और श्रमिकों को उच्च जीवन स्तर प्रदान करना। तो ये बात हुई उद्देश्य की अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अब इसकी मौलिक सिद्धांत को समझिए। इसका मौलिक सिद्धांत क्या है? इसके मौलिक सिद्धांत है श्रमिक कोई वस्तु नहीं है, दीर्घकालीन प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता है, निर्धनता कहीं भी सर्वत्र प्रगति के लिए बाधक है, अभाव के विरुद्ध युद्ध को अथक शक्ति से प्रत्येक देश में तथा सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा चलाना। ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मौलिक सिद्धांत। समझ गए आप इन लोग इस सिद्धांत को? श्रमिक जो है वो कोई वस्तु नहीं है, दीर्घकालीन प्रगति के लिए अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता, निर्धनता कहीं भी सर्वत्र प्रगति के लिए बाधक है, अभाव के विरुद्ध युद्ध को अथक शक्ति से प्रत्येक देश में और सम्मिलित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा चलाना। मौलिक सिद्धांत आप समझ गए।
अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का स्ट्रक्चर समझिए, संरचना इसकी कैसी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम यानी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, शासीय निकाय बनाई गई है यानी गवर्निंग बॉडी है इसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय भी है, इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। ये है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की संरचना। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस गवर्निंग बॉडी है और इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है। 3 एकदम ध्यान रखिएगा। तो अब बढ़िए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसके महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या कार्य करता है ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना, श्रम संबंधी विषयों पर सूचनाओं का संग्रहण और वितरण करता है, शोध तथा अध्ययन करता है, जो भी परिस्थिति होती है उसका, विषयों की सेवाओं को उपलब्ध कराना, उत्पादक नियोजक का सृजन और विकास करना, प्रशिक्षण देना, श्रम विधान एवं संहिता बनाने तथा श्रम प्रशासन में सहायता करना, श्रमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, श्रमिक शिक्षा, शिक्षा वृत्तियों की व्यवस्था, क्षेत्रीय क्रियाकलाप, औद्योगिक समितियां, सेमिनार एवं तकनीकी सम्मेलनों का आयोजन होता है। तो ये है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट वर्क्स। क्या क्या वर्क है इनकी एक बार एक नज़र में और देख लीजिए ताकि चीज़ें बिल्कुल याद रहे। नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों की स्थापना करना, श्रम संबंधी विषयों पर सूचनाओं का संग्रहण और वितरण, शोध तथा अध्ययन, विशेषज्ञों की सेवाओं को उपलब्ध कराना, उत्पादक नियोजक का सृजन और विकास, प्रशिक्षण, श्रम विधान एवं संहिता बनाने तथा श्रम प्रशासन में सहायता, श्रमिक शिक्षा, शिक्षा वृत्तियों की व्यवस्था, क्षेत्रीय क्रियाकलाप, औद्योगिक समितियां, सेमिनार एवं तकनीकी सम्मेलनों का आयोजन। ये है इसके महत्वपूर्ण कार्य। अब आप संरचना, कार्य, उद्देश्य, मौलिक सिद्धांत सब समझ गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो आप फ्लो चार्ट देखने वाले हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे, यानी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जो है ये श्रमिकों से संबंधित नीति बनाती है, औद्योगिक संबंध नियोजक और श्रमिकों के बीच सहयोग, श्रमिक विवाद का निपटान करती है, वेतन का विनियमन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का काम है। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का। मुख्य श्रम आयुक्त हैं, इसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी भी कहते हैं, जिसका गठन 1945 को हुआ, जिसका मुख्य कार्य औद्योगिक विवादन निपटान और श्रम कानूनों का क्रियान्वयन है। ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का मुख्य श्रम आयुक्त है। इसे केंद्रीय औद्योगिक संबंध मशीनरी भी कहते हैं, जिसका गठन 1945 में हुआ और जिसका मेन वर्क जो है वो औद्योगिक विवादन निपटान और श्रम कानूनों का क्रियान्वयन है। बढ़ते आगे। श्रम ब्यूरो। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार का एक संलग्न कार्यालय है जो कि श्रमिकों के नियोजन से संबंधित आंकड़ों का संकलन, प्रसार तथा उपभोक्ता सूचकांक के रख रखाव में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। इसके कार्य क्या हैं? इस मंत्रालय का कार्य है मध्यस्थता अथवा समझौते के माध्यम से विवादों का निपटान करना, श्रमिक कानूनों को लागू करना, त्वरित न्यायिक कार्य करना, शिकायतों की जांच करना, श्रम संघ सदस्यता का सत्यापन करना, न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की आवधिक बैठकें आयोजित करना। इसके साथ ही श्रम कानूनों की जटिलता को आसान कर व्याख्या करना, ये है इस मंत्रालय का कार्य। कार्य भी समझ गए आप। अब इस मंत्रालय की सूचकांक समीक्षा समिति है। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। सूचकांक समीक्षा समिति ये एक गैर संवैधानिक निकाय है जो कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संबंधित मामलों पर सरकार को सलाह देती है और वर्तमान मूल्य स्थिति पर अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और सुधार के लिए सिफारिश करती है। ये भी समझ गए आप। बढ़ते हैं आगे अगले चार्ट की तरफ। अगला जो चार्ट है वो है वेज कोड 2019 पे। ये 2019 है। इसके बाद अब जो लेटेस्ट वेज कोड है 2020 उस पर हम चर्चा करेंगे। मजदूरी संहिता 2019।
मजदूरी संहिता 2019 का 19 से तो पहले आप परिचय करिए, इसमें क्या क्या है। मजदूरी संहिता 2019 वेतन, बोनस और इससे संबंधित सभी श्रम विधानों में संशोधन कर एक संहिता बनाया गया। इसके अंतर्गत मजदूरी से संबंधित 4 विधानों को सम्मिलित करके एक रूपता प्रदान की गई। तो परिचय कर लिया आप सभी लोगों ने वेज कोड से। वेज कोड, इसमें जो अधिनियम है वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। अधिनियम को एकदम ध्यान रखिएगा, सारे आपको डेट, बर्थ डेट जो है सन, ये पूरी तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शन बहुत कंफ्यूज करता है। ये चीज़ें बिल्कुल वही दिया रहेगा, यहाँ पे ये चीज़ चेंज कर देता है। ध्यान रहेगा तो चेंजिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। तो जो अधिनियम है वेज कोड 2019 की, वो है मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949, बोनस मजदूरी अधिनियम 1965 सॉरी, और समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976। ये इतने सारे अधिनियम हैं। कौन कौन से अधिनियम हैं? मजदूरी कोड 2000, मजदूरी संहिता 2019 के लिए मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1949, बोनस मजदूरी अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। तो ये आपने अधिनियम को समझ लिया होगा। अब इसका विस्तार को समझिए। मजदूरी संहिता 2019 का विस्तार किस प्रकार से है? केंद्र सरकार संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। अगर राज्य चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी तय कर सकती है, यदि राज्य चाहे तो। लेकिन केंद्र सरकार संपूर्ण देश में सभी क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी तय कर सकती है। तो ये तो आप विस्तार की बात हो गई, विस्तार भी आप समझ गए मजदूरी संहिता 2019 का। अब इसके प्रावधान को, प्रावधान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रावधान को भी समझिए। अधिनियम के बाद प्रावधान भी इंपॉर्टेंट है। ये संहिता सभी श्रमिकों पर लागू होती है। रेलवे, खान, मजदूरी संहिता 2019 सभी श्रमिकों पर लागू होती है। रेलवे, खान मजदूर, तेल क्षेत्र पर कार्यरत श्रमिकों का निर्णय केंद्र सरकार के अधीन है तथा शेष पर राज्य सरकार का होता है। रेलवे, खान, तेल क्षेत्र पर कार्यरत जो श्रमिक हैं उनका निर्णय केंद्र सरकार के अधीन होता है और शेष पे राज्य सरकार का अधीन है। शेष जो है वो राज्य सरकार के अधीन है। फर्श मजदूरी का निर्धारण केंद्र सरकार विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के श्रमिकों के जीवन स्तर के मानकों के अनुरूप होगी। न्यूनतम मजदूरी हमेशा फर्श मजदूरी से अधिक होगी। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्य सरकार फर्श मजदूरी को घटा नहीं सकती है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों की कुशलता और कार्य की कठिनाइयों को ध्यान में रख करके किया जाता है। अति समय यानी ओवर टाइम की स्थिति में श्रमिकों को सामान्य मजदूरी का दोगुना दिया जाएगा। ये प्रावधान लागू है इस संहिता के अंतर्गत। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन, साप्ताहिक, मासिक की करेंसी, नोट, चेक, इलेक्ट्रॉनिक मोड में किया जा सकता है। इसके साथ ही सभी श्रमिकों को मजदूरी का 8.35% वार्षिक दर या 100 रुपये से अधिक बोनस के रूप में दिया जाएगा। नियोजक अपने कुल लाभ का 20% श्रमिकों में उनकी मजदूरी के अनुपात से प्रति वर्ष वितरित करेगा। अब आपने इस कोड का प्रावधान भी समझ लिया इस बॉक्स के माध्यम से। मजदूरी संहिता 2019 में क्या क्या प्रावधान है आप सभी ने समझ लिया। अब इस कोड से क्या लाभ हुआ? इस संहिता से जो लाभ हैं वो है मजदूरी की परिभाषा की बहुलता को समाप्त करना, न्यूनतम मजदूरी में एक रूपता लाना और नियोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी यानी लिटिगेशन के साथ साथ अनुपातन लागत को कम करना। ये होने वाले हैं लाभ इस कोड से। अब आगे आप समझेंगे व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2019 यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्क स्टेटस कोड 2019। ये जो संहिता है स्थिति संहिता, पहले तो इससे परिचय करिए। ये
संहिता वर्तमान के 13 केंद्रीय श्रम विधान को सरल एवं परिवर्तित कर नए रूप में प्रस्तुत करता है, जिसका संबंध सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति से है, जिसमें से कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979 इत्यादि प्रमुख है। कौन कौन से अधिनियम प्रमुख है? कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979। तो ये तो परिचय कर लिया आप लोगों ने व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2019 से। अब इस स्थिति संहिता के विस्तार को समझिए। ये संहिता 10 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों, खानों तथा गोदी में कार्यरत श्रमिकों की स्वास्थ्य सुरक्षा को विनियमित करने का प्रयास करता है। कर्मचारी के अंतर्गत वे सभी श्रमिक आते हैं जिनका की मासिक वेतन न्यूनतम 15,000 रुपये है। ये संहिता प्रशिक्षु कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है। इस संहिता के अंतर्गत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों को 60 डेज के अंदर पंजीकरण करना अनिवार्य है। तो ये इसके विस्तार की बात हो गई। ठीक है, अब इसके जो नियोक्ता के कर्तव्य होते हैं इसके प्रति, उस कर्तव्य को आप समझिए। खतरों यानी कि चोट या बीमारियों से जो खतरा होता है उससे मुक्त कार्यस्थल प्रदान करना है नियोक्ता के कर्तव्य। अधिसूचित प्रतिष्ठान में कर्मचारियों को वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण प्रदान करना। दुर्घटना की स्थिति में प्रासंगिक अधिकारियों को सुरक्षित करना। इसके साथ ही कारखानों, खानों, गोदी, बागान, भवन निर्माण में जोखिम मुक्त कार्य वातावरण संबंधित अतिरिक्त कर्तव्य निर्दिष्ट हैं। तो ये नियोक्ता के कर्तव्य को भी आप लोग समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या है? नियोक्ता के तो कर्तव्य आप समझ लिए। अब कर्मचारी के पास क्या अधिकार हैं और क्या कर्तव्य हैं इस संहिता के साथ, इस संहिता की वजह से, यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क स्टेटस कोड 2019 में। इसमें जो कर्मचारी के अधिकार हैं और कर्तव्य हैं वो है स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन करना, अधिक समय के लिए दोगुनी मजदूरी, 1 सप्ताह में 6 दिनों से ज़्यादा कार्य नहीं कर सकते तथा प्रत्येक 20 दिन पर 1 दिन की छुट्टी देय। कल्याणकारी सुविधाएं जैसे कि स्वच्छ कार्य वातावरण, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, शिशु कक्ष, आवास इत्यादि की सुविधा प्रदान करना, ये हैं कर्मचारियों के कर्तव्य और अधिकार। तो अब आप इस स्टेटस को समझ चुके हैं, इस कोड को समझ लिए हैं। अब इससे संबंधित जो अधिकारी एवं समिति बोर्ड हैं उसके बारे में जानिए। इससे संबंधित जो समिति और बोर्ड है वो है निरीक्षक, ये सुविधा प्रदान करने वाला जो कि कार्य घटनाओं का निरीक्षण करता है। सलाहकार बोर्ड, ये सुरक्षा स्वास्थ्य संबंधी सलाह के साथ साथ कानून अनुपालन में सहयोग करता है। सुरक्षा नीति, निश्चित वर्गों के कर्मचारियों के लिए सुरक्षा समिति का गठन, ये है इससे संबंधित समिति और बोर्ड। अब बढ़ते हैं आगे। अब आप जो 2020 में जो कोड बना है उस कोड के बारे में आप समझेंगे। अब इस कोड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो ये एग्ज़ाम होने वाला है इस कोड से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। व्यवसाय सुरक्षा स्वास्थ्य और कार्य समिति संहिता 2020 यानी बिजनेस सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कमेटी कोड 2020। इस कोड में क्या क्या छूट है, ये जो कोड है इसमें क्या क्या छूट है उसको सबसे पहले आप समझेंगे। इसकी जो छूट है वो है 2019 विधेयक के अनुसार समुचित सरकार किसी भी प्रतिष्ठान को इस संहिता के प्रावधान को लागू न करने की छूट दे सकता है, लेकिन 2020 संहिता के अनुसार केंद्र अथवा राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों और रोजगार बढ़ाने के लिए कुछ नए कारखानों को छूट दे सकता है। अब आप इसके छूट को समझ गए कि इस संहिता से क्या छूट है। अब कारखाना की ही बात हो रही है कि कारखाना को छूट दे सकती है, तो सबसे पहले तो आप कारखाना की परिभाषा को समझिए। ठीक है, कारखाना की परिभाषा है 2019 के संहिता के अनुसार कारखाना ऐसा परिसर है जहां पे 10 श्रमिक शक्ति यानी श्रमिक पावर के सहयोग से कार्य करते हों या फिर 20 श्रमिक बिना शक्ति के सहयोग से कार्य करते हों, वो कारखाना कहलाता है। कारखाना समझिए आप, कारखाने की परिभाषा। लेकिन 2019 की संहिता के अनुसार कारखाना की परिभाषा को आपने समझा। अब 2020 के संहिता के अनुसार क्या परिभाषा है? ऐसा परिसर जहाँ पे 20 श्रमिक शक्ति के सहयोग से कार्य करते हों या 40 श्रमिक बिना शक्ति के सहयोग से कार्य करते हो।
दोनों संहिता की परिभाषा समझ लिए कारखाने की। एक बार मैं और भी आपको समझा देती हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए दोनों संहिता के कारखाने की परिभाषा। 2019 के संहिता के अनुसार कारखाना ऐसा परिसर है जहां पे 10 श्रमिक शक्ति के सहयोग से कार्य करते हों या फिर 20 श्रमिक बिना शक्ति के सहयोग से कार्य करते हों, वो कारखाना कहलाता है। लेकिन 2020 के संहिता के अनुसार ऐसा परिसर जहां पे 20 लेबर पावर के सहयोग से कार्य करते हों या फिर 40 जो श्रमिक हैं वो बिना शक्ति के सहयोग के कार्य करते हों। ये चीज़ आप समझ गए परिभाषा कारखाना की दोनों संहिता के अनुसार। अब इसके प्रावधान को समझिए। इस संहिता इस कोड 2020 के जो प्रावधान है, अन्य प्रावधान, उस प्रावधान को आप समझिए। 2019 संहिता के अंतर्गत कारखाने की परिभाषा में खानों यानी माइंस को सम्मिलित नहीं किया गया, जबकि 2020 में उपरोक्त प्रावधान रद्द कर दिया गया है। अन्य प्रावधान आप समझ गए। अब बिजनेस सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क कमेटी कोड 2020 में प्रवासी श्रमिकों संबंधित क्या प्रावधान है, प्रवासी जो श्रमिक हैं उनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान बनाए गए हैं। 2020 संहिता के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डाटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें कि सभी श्रमिकों का विस्तृत रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें कि मजदूर आधार और स्वयं घोषित के द्वारा पंजीकृत हो सकते हैं। ये है प्रवासी श्रमिक संबंधी प्रावधान। 2020 संहिता के अनुसार अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के लिए एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा जिसमें कि सभी श्रमिकों का विस्तृत रिकॉर्ड पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिसमें कि मजदूर जो हैं वो आधार और स्वयं घोषित के द्वारा पंजीकृत हो सकते हैं। तो आप इस कोड के बारे में अच्छे से एकदम समझ गए हैं। अब इस कोड में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित जो प्रावधान है वो हैं 2020 संहिता के अनुसार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि यानी सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार होगा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 2020 संहिता के अनुसार एक सामाजिक सुरक्षा निधि तैयार होगा, सोशल सिक्योरिटी फंड तैयार होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन और पूरे चार्ट जो है अब तक जो 2020 तक जो संहिता जो कोड लागू हैं, जो कानून बने हैं श्रमिकों के लिए, वो सारे आपका इस चार्ट के माध्यम से बहुत कम समय में एकदम अच्छे से तैयार हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगले सेशन भी आपका जो है वो पहले तो मैं हिस्ट्री का जो मैं चार्ट करवा रही हूँ स्पेक्ट्रम से बैक साइड का, तो जिन महानुभावों को ये कन्फ्यूज़न है कि वो EPFO के लिए नहीं है, तो शायद आप अपने सिलेबस को भूल रहे हैं। सिलेबस तो आपको हमेशा दिन भर में कई बार सिलेबस अपना देखना चाहिए कि उसमें इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेक्ट्रम में ही है। आधुनिक भारत ही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है। तो जो मैं चार्ट इसमें करा रही हूँ वो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी है। UPSC करा रही है तो UPSC का स्पेक्ट्रम से बहुत ही गहरा संबंध है। क्या संबंध है वो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन वहाँ जो मैं चार्ट करा रही हूँ वो आपके PFO एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो उस चार्ट को भी आप ज्वाइन करिए और एकदम फोकस होना चाहिए आपका। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में।